नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रजत और मेरे साथ है डॉक्टर सपना। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल गायनेक दीदी और गायनेक वाला। सपना, आप ये बताओ, एक फीमेल को प्रेगनेंसी में बच्चा घूमना कब पता चलता है? जी। तो आपका बहुत ही अच्छा सवाल, और ये जो आपने सिनेरियो बताया हमको कई बार महिलाएं आके पूछती है। तो पहली जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, उनको जो बच्चा है, मतलब बच्चे के जो मूवमेंट्स है, हाथ पांव चलाने के मूवमेंट्स या उस बच्चे घूमने का जो फीलिंग है, वो उनको मोस्टली चौथे महीने के बाद पता पड़ता है। अगर पेशेंट के भाषा में अगर थोड़ा वीक्स के बारे में बात करें तो लगभग 16 से लेकर 20 वीक्स, 18 टू 20 वीक्स के आसपास हम एवरेज बोलते हैं। बट पहली प्रेगनेंसी में थोड़ा देर से पता पड़ता है, लगभग उनको 22 टू 24 वीक्स के आसपास पता पड़ता है। और जिनके ऑलरेडी आगे एक डिलीवरी हो चुकी है और सेकेंड टाइम अगर वो कंसीव कर रहे हैं, तब उनको ये लगभग उनको 18 टू 20 वीक्स के आसपास महसूस होने लगता है। ये चीज़ सपना ने बहुत इंपॉर्टेंट बोली कि 24 वीक्स के आसपास पहली प्रेगनेंसी में एक फीमेल को बच्चा घूमना पता चलता है। हालांकि हमारी मेडिकल भाषा में बोलते हैं कि 16 वीक्स पे बच्चा घूमना स्टार्ट कर देता है, उसको क्विकनिंग बोलते हैं, फर्स्ट फिटल परसेप्शन ऑफ मोमेंट। लेकिन जब बच्चा अंदर घूम रहा है, वो पहली प्रेगनेंसी में फीमेल्स को पता नहीं चल पाता है कि वो बच्चा घूम रहा है। जब वो एक्सपीरियंस हो जाते हैं सेकेंड थर्ड प्रेगनेंसी में, उनको 2-4 हफ्ते पहले पता चल जाता है 17-18 वीक्स पे कि बच्चा ये घूम रहा है। अच्छा, एक फीमेल कैसे पता कर सकती है कि उसका बच्चा घूम रहा है? मतलब कैसे चेक कर सकती है कि उसका बच्चा घूम रहा है? जब सबसे पहले शुरुआत में उनको अजीब सा एक महसूस होगा कि कुछ हिला, कुछ फ्लटर करा, कुछ किक हुई। तो कि जब बच्चे एक्चुअली ये मूवमेंट्स क्या है, बच्चा पाँव हाथ चला रहा है, उसके फिंगर है, लेग मूवमेंट्स है, मूव कर रहा है पानी के बैग में, क्योंकि अभी वो छोटा है। तो जब वो मूव करता है और जब वो उसके हाथ पाँव फिंगर्स हमारे स्किन के ऊपर एब्डोमिनल अंदर से टच करते हैं, तब उनको ऐसा महसूस होता है कि कुछ घूमा अचानक से, जो अजीब से महसूस होता है। और जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है और उसके प्रॉपर मूवमेंट्स होने लगते हैं, तब उनको अच्छे से वो फील होने लगता है। और इसको पहले मूवमेंट को कई बार हम किकिंग, फ्लटरिंग, ये सब बोलते हैं। तो मतलब वो पेट पे हाथ लगा के पता चल सकता है कि बच्चा घूम रहा है? कैसे पता चलेगा एक फीमेल को? वो फीलिंग कैसी होती है, आप बताओ। पेट पे हाथ लगा के अगर कई बार महसूस करते हैं, तो उनको जो लिम्स हैं, फिंगर्स हैं, टोज़ हैं, मतलब ऐसे कुछ उनको बॉडी पार्ट्स महसूस हो सकते हैं। और इसको एक और चीज़ हम बर्ड से कई बार हम उसको रिलेट करते हैं कि फ्लटरिंग ऑफ अ बर्ड, इस तरह से भी हम बोलते हैं कि जैसे फुर्र करके ऐसे फ्लटरिंग करते हैं, वैसे भी महसूस करते हैं। मतलब ऐसा समझाने के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि अगर सपोज मैंने किसी चिड़िया को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और वो अपने पंख फरफरा रही है, उसको फ्लटरिंग कर रही है, तो वो मेरे को जो फीलिंग आएगी वैसी फीलिंग एक फीमेल को आती है जब उसका बच्चा घूमना स्टार्ट करता है। अच्छा, एक दिन में कितनी बार मोमेंट्स होने चाहिए एक फीमेल के? क्या वो प्रेगनेंसी के स्टेज पे डिपेंड करता है, कौन सा महीना है? क्योंकि जैसे मैं जिस के पेशेंट के बारे में बात किया, उसको चौथा ही महीना था, वो बोली कि सर मेरे को बच्चा यहाँ घूमता था पहले, अब घूम नहीं रहा है। क्या मोमेंट होने चाहिए दिन में? सबसे पहले तो बच्चा घूमना ये समझने की ज़रूरत है कि 5वें छठे महीने से ही पता पड़ेगा। तो पहला मैसेज ये है कि तीसरे चौथे महीने तक उनको कुछ पता नहीं पड़ेगा। 5वें महीने में उनको थोड़ा हल शुरुआत का पता लग सकता है, और मैक्सिमम जो उनको पता लगना शुरू होगा वो छठे महीने से। ये सबको महीना मैंने इसलिए बताया क्योंकि उनको महीना ज़्यादा समझ में आता है। अगेन जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है, छठे सातवें महीने में थोड़ा थोड़ा महसूस होता है, क्योंकि बच्चा अभी ग्रो कर रहा है। 7वें महीने से ये मूवमेंट्स थोड़े ज़्यादा पता पड़ने लगते हैं। रात को जब आप सो रहे हैं तो बच्चा, आप देख सकते हो कि पेट पे मूवमेंट्स दिखते हैं उनको। और 8वें 9वें महीने के बाद ये मूवमेंट्स थोड़े से कम होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अभी बच्चा बड़ा हो रहा है और उसको घूमने की जगह थोड़ी कम होने लगी है। और कई बार 8वें 9वें महीने में कुछ महिलाओं का पानी भी कम होने लगता है, जिसके कारण ये मूवमेंट्स थोड़े से कम होने लगते हैं। एवरेज अगर हम बोले, खास तौर से थर्ड ट्राइमेस्टर के लिए मूवमेंट्स की ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, उसमें भी स्पेशली 8वें और 9वें महीने में ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। और इसमें कम से कम दिन में अगर 10 से 12 बार अगर आपको महसूस हो रहा है बच्चा घूम रहा है, तो ये गुड इनफ है। ये फीटल मूवमेंट क्यों इतना इम्पोर्टेंट है एक फीमेल के लिए और एज ए ऑब्स्टेट्रिशियन हमारे लिए? क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? हम लोग इसके ऊपर इतना एम्फेसिस क्यों करते हैं? तो अभी तक हमने जाना कि बच्चा कितना घूमना चाहिए, बट अभी ये समझने की ज़रूरत है कि आफ्टर ऑल ये बच्चा घूमता क्यों है
और वो बच्चा जैसे जैसे बच्चे का फीटस का डेवलपमेंट होता है, उनका ब्रेन का भी डेवलपमेंट हो रहा है। और ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है तो रिफ्लेक्सेस डेवलप हो रहे हैं, न्यूरो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। और जैसे जैसे ये रिफ्लेक्सेस डेवलप हो रहा है, बच्चा बाहर की आवाज़ भी सुन सकता है, जो स्टिमुलस बाहर चल रहे हैं उनको भी सुन सकता है। तो ये सबको वो रिस्पॉन्ड करता है, और उसका ये जो रिस्पॉन्स मैकेनिज्म होता है वो उसके मूवमेंट्स के फॉर्म में हमको पता पड़ता है, और वो उसके ओवरऑल डेवलपमेंट और वेल बींग कि फीटस बराबर है कि नहीं, और उसका ग्रोथ बराबर, उसकी ओवरऑल वेल बींग बराबर है कि नहीं, इस चीज़ को दर्शाता है। मतलब अगर मैं देसी भाषा में बात करूं तो अगर बच्चा घूम रहा है तो सब चंगासी, सब अच्छा है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपने बता दिया कि फिटल मूवमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, फिटल मूव क्यों करता है, अपने ब्रेन को रेस्पॉन्ड करता है, उसके जॉइंट्स काम करने में मदद होते हैं। क्या बच्चा जब घूमता है या लात मारता है तो माँ को दुखता है, हर बार दुखता है या कभी कभी दुखता है? जी, सेकेंड ट्राइमेस्टर में तो बेबी इज़ वेरी स्मॉल, और तब वो महसूस कर रही होती है, तब इतना नहीं पता पड़ता है। बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, उसके बॉडी पार्ट्स डेवलप हो रहे हैं, तो कई बार वो लात मारता है तो कई बार मदर को पेन भी होता है। और स्पेशली अगर वो रिब्स अपर बॉडी में हो रहा है, एब्डोमेन के अपर पार्ट में, और ख़ास तौर से उनके फेफड़ों के नीचे जो रिब्स पे अगर वो अड़ता है, चाहे उसका हेड अड़े जोर से, क्योंकि हेड इज़ समथिंग विच इज़ वेरी हार्ड, हेड की जो बोन होती है वो हार्ड है, और अगर रिब्स को अड़ती है तब मदर को सबसे ज़्यादा कई बार पेनफुल भी रहता है। तो ये बच्चा जब घूमता है तो माँ को कहाँ, पेट के कौन से हिस्से पे फील हो रहा है? मैं वापस वही केस पे जाऊँगा। चौथे महीने मेरी फीमेल जो पेशेंट थी, चौथे महीने पे वो मेरे को यहाँ बोल रही थी कि सर पहले मेरे को यहाँ घूमता था, अब नहीं घूम रहा है। तो बच्चा कौन सी स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी पे कहाँ कहाँ एक फीमेल को पता चलेगा? सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे हम यूट्रस की बात कर रहे हैं, बच्चेदानी की बात करें, जिसके अंदर बच्चा डेवलप हो रहा है। तो जो बच्चेदानी है वो हमारा एक पेल्विक स्ट्रक्चर है। पेल्विक स्ट्रक्चर है मतलब वो नाभि के नीचे अंदर है, पेल्विस के अंदर है। पेल्विस हमारी बॉडी की बोन होती है। अब जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो करती है तो यूट्रस भी ग्रो कर रहा है और बड़ा हो रहा है। तो चौथे महीने पे और पाँचवें महीने पे बच्चा, जो यूट्रस का साइज़ है वो नाभि के नीचे रहता है। तो यूट्रस ही इतना छोटा है और उसके अंदर बेबी होता है। तो जो मूवमेंट्स है चौथे, पाँचवें और छठे महीने में वो नाभि के नीचे ज़्यादा महसूस होंगे, क्योंकि यूट्रस अभी वहीं तक डेवलप हुआ है, ग्रो हुआ है, बड़ा हुआ है। अब सातवें, आठवें, नौवें महीने पे क्या होगा कि यूट्रस बड़ा हो रहा है, बिग हो रहा है, एनलार्ज हो रहा है, और बच्चा भी बड़ा हो रहा है, और बच्चा सब जगह घूम रहा है। तो बच्चा जिस साइड में उसके हाथ पाँव होंगे, हाथ पैर जिस डायरेक्शन में मारेगा, उस डायरेक्शन में मूवमेंट्स फील हो सकते हैं। वो कोई भी कोने में हो सकते हैं, और इसीलिए आठवें नौवें महीने पे ये एब्डोमेन के ऊपर पार्ट्स में ज़्यादा महसूस होता है। और कई बार महिलाएं ये भी पूछती है कि बच्चे का माथा नीचे है कि नहीं, बच्चे का माथा नीचे है कि नहीं, ये सब हमको नौवें महीने के बाद ही पता पड़ता है। आठवें नौवें महीने में तो वो कहीं पे भी घूमता रहता है। थोड़ा सा मैं ज़रा समझा दूँ, आप इसको फ़ोन को पकड़ो। सपोज़ ये एक मदर की स्किन है, स्किन के नीचे गैप होता है और वहाँ यूट्रस की वॉल होती है। अब बच्चा यूट्रस की वॉल पे हाथ और पैर मारता है तो वो मूवमेंट मदर की एब्डोमेन वॉल पे ट्रांसमिट होता है, उसके बाद माँ को पता चलता है। तो हर बार ज़रूरी नहीं कि बच्चा जब लात मारेगा या हाथ मारेगा तो माँ को पता ही चले। कभी कभी जब माँ सो रही होती है और लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में होती है तो लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में ये स्किन और यूट्रस की वॉल का गैप कम हो जाता है, तो ट्रांसमिशन ऑफ मूवमेंट मदर की स्किन पे इजीली होता है, तो मदर को ज़्यादा इजीली पता चलता है। इसलिए बहुत बार फीमेल्स को जब वो रात को लेटे होते हैं तब ज़्यादा पता चलता है। अच्छा, ऐसा क्यों है कि फीमेल्स बहुत बार घबरा के आते हैं कि सर पूरे दिन से हमको पता नहीं चला और जब रात को हम लोग लेटे होते हैं तभी पता चलता है, ऐसा क्यों होता है? पूरे दिन क्या होता है कि सभी लोग, कुछ फीमेल्स प्रोफेशनल भी होती हैं, सब लोग अपने अपने काम में बिजी होते हैं और उनका माइंड डाइवर्टेड रहता है। लेकिन रात को जब वो सोने के लिए लेटते हैं या बिस्तर पे लेटते हैं तब वो रिलैक्स हो रहे होते हैं, और उस समय जब मूवमेंट हो रहे हैं तो उनको महसूस होता है और उनका ज़्यादा उस बात पे ध्यान जाता है कि अभी मेरा बच्चा मूव कर रहा है। इसलिए बेसिकली बच्चा पूरे दिन मूव कर रहा होता है, बट उनको रात को ज़्यादा पता पड़ता है। अच्छा, ये बताओ, क्या बच्चे की पोजीशन से माँ को परसीव होने वाले फीटल मूवमेंट्स पे फ़र्क पड़ता है? ब्रीच हो तो कम होंगे या वर्टेक्स हो तो ज़्यादा होगा, या कमर ऊपर हो कमर नीचे हो, उससे कुछ फ़र्क पड़ता है? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपका सवाल है कि बच्चे की पीठ कहाँ पे है। अगर बच्चे की पीठ एब्डोमिनल वॉल की तरफ है और उसके जो फीटल जो टोज और लिम्स है, अपर आर्म और लोअर आर्म वो पीछे की तरफ है, हमारी स्पाइन की तरफ है, मदर की स्पाइन की तरफ है, तो उनको इतना पता नहीं पड़ेगा।
अगेन बच्चे का माथा अगर ऊपर है तो कई बार वो इतना घूम नहीं रहा है, तो वो पोजीशन जैसे आपने बताया कि हाथ पाँव अगर एब्डोमेन की तरफ है, पेट की तरफ है, तो ज़्यादा पता पड़ेगा। अगर मदर कितनी पतली और कितनी मोटी है उस बात पे भी डिपेंड करता है कि बेसिकली उनकी एब्डोमिनल ओबेसिटी कितनी है। अगर कोई लीन एंड थीन मदर है तो जैसे ही बच्चा किक करेगा, क्योंकि फैट परसेंटेज का जो लेयर है वो कम है, तो उनको जल्दी महसूस होगा। और यही बहुत ग्रॉसली ओबीस मदर है, उनकी फैट परसेंटेज सबक्यूटेनियस फैट, जो स्किन के नीचे जो फैट का परसेंटेज है या थिक लेयर अगर है, तो उनको कम पता पड़ेगा। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, बच्चे का पानी कैसा है। कई बार 7वें 8वें महीने से पानी एकदम से कम होना शुरू हो जाता है दूसरे कोई कारणों की वजह से। तो बच्चे को घूमने की और मूव करने की अगर पानी कम है तो भी मदर को कम मूवमेंट्स महसूस होते हैं। चलिए, मैं आगे एक क्वेश्चन पूछने वाला था, अच्छा कि आपने बता ही दिया। बच्चा कम घूम रहा है, इसके लिए हमारे हमारे को क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बच्चा एक थैली के अंदर होता है, वो हमारी भाषा में एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। उस थैली के अंदर एमनियोटिक कैविटी बोलते हैं। उस थैली के अंदर पानी होता है, उसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। और जब पानी ज़्यादा होगा तो बच्चा हाथ पैर आराम से घुमा सकेगा, और पानी कम होगा तो बच्चा हाथ पैर कम घुमा सकेगा। इसलिए हम लोग फीमेल को बोलते हैं कि आप अपने स्पेशली 8वें और 9वें महीने में अपना फीटल मूवमेंट का एक चार्ट रखें, ताकि फीमेल को एक आइडिया आ सके कि अगर बच्चा कम घूम रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। अच्छा, आप ये बताओ कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बच्चे के मूवमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। अगर आप खुश हो, स्ट्रेस हो, दुखी हो, भूखे हो, प्यासे हो, कुछ इफेक्ट करता है बच्चे के मूवमेंट? मदर का जो ग्लूकोज लेवल है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मदर का जो ग्लूकोज लेवल है, अगर मदर भूखी है, लंबे समय तक कुछ खाया ही नहीं है, शुगर की मात्रा कम हो गई है, तो ऑब्वियसली बच्चे को भी हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है और मूवमेंट कम हो जाएगा। कई बार मदर बहुत स्ट्रेसफुल है, कोई बहुत सोशल प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल या प्रोफेशनल इश्यूज़ है, तो स्ट्रेस के कारण सभी को पता है कि स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है बॉडी में और ब्लड सप्लाई एकदम कम होने लगती है, बच्चेदानी की ओवरऑल ब्लड सप्लाई कम होती है, वो भी एक कारण हो सकता है। एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम अभी हमने बात करी ही उसके लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि हम महीने में एक ही बार, छठे 7वें महीने में, चौथे महीने से एक ही बार चेकअप के लिए बुला रहे हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ें हम पेशेंट को बता के रखते हैं कि आपके 7वें महीने में बच्चा कैसा घूम रहा है। अगर उनको, फीमेल्स को ऐसा लगता है कि अगर मेरा बच्चा थोड़ा कम घूम रहा है, तो वो जल्दी चेकअप्स के लिए भी हमारे पास आ सकते हैं। इसके अलावा एक फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन करके एक चीज़ होती है जिसमें बच्चे का ग्रोथ कम होता है, उसमें भी बच्चा कम घूमता है। अच्छा, बच्चा कम घूम रहा है और हमारे पास पेशेंट 200 किलोमीटर दूर है, पेशेंट ने हमको फ़ोन किया कि सर बच्चा कम घूम रहा है, तो क्या हम लोग उसको कुछ ऐसा एडवाइस कर सकते हैं कि आप ये करें ताकि वो बच्चा घूमना जो उसको पता चल सके? बच्चा अगर कम घूम रहा है तो आपको तुरंत दौड़ के नहीं आना है, एक्सेप्ट फॉर 9th मंथ। डिलीवरी के 9वें महीने में तो हम उनको बोलते ही हैं और बार बार चेकअप्स के लिए भी बुलाते हैं। अगर बच्चा कम घूम रहा है तो कई बार आपने अगर कुछ खाया पिया नहीं है तो आप तुरंत कोई शरबत पी लीजिए, दूध पी लीजिए, कुछ खा लीजिए। दूसरी बात, हम उनको बोलते हैं कि लेफ़्ट लैटरल पोजीशन, बिस्तर में आप लेफ़्ट साइड में होकर सोइए, क्योंकि लेफ़्ट साइड में हम शुरू से बताते हैं कि ये सोना चाहिए। उससे मदर को ब्लड सप्लाई, यूट्रस की ब्लड सप्लाई अच्छी रहती है। और 1 घंटा हम उनको महसूस करने का बोलते हैं कि उसके बाद आप महसूस करिए कि बच्चा घुमा कि नहीं। अगर 1 घंटे के अंदर 2 या 3 मूवमेंट्स हो गए तो इसका मतलब बेबी इज़ फाइन। क्योंकि हमको यहाँ एक बात समझने की ज़रूरत है कि बेबी की एक स्लीप साइकिल भी होती है और ये लगभग 90 मिनट्स के अप्रॉक्सीमेट होती है। सो 1 to 1.5 आवर्स अगर बच्चा सो गया है तो भी आपको मूवमेंट्स फील नहीं होंगे, इसलिए ये करना हम उनको बताते हैं। इसके अलावा हम उनको बोलते हैं कि आप अपने पोजीशन चेंज करें, आप थोड़ा चलें फिरें, थोड़ा गार्डन में टहल के आएँ, थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुने, थोड़ा सा पेट को हल्का सा थपथपाएं, बच्चे से खुद बात करें। वो जो हमारे महाभारत में बोला गया था कि वो अभिमन्यु ने अपनी माँ के पेट में सुन लिया था पूरी, उसने वो चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है, बच्चा माँ की बात सुनता है। तो आप उसको एकॉस्टिक स्टिमुलाई भी दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर बच्चा नहीं घूमता है तो आप नेक्स्ट डे अपने डॉक्टर को मिलें। जैसा सपना ने बोला, लास्ट मंथ बहुत क्रिटिकल होता है, अदरवाइज 7th-8th मंथ में ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आते। फिर भी हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि आप एक बार रीएश्योरेंस के लिए आप अपने डॉक्टर के पास आ जाएं। अच्छा, स्ट्रेस के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा कम घूमता है। हमने अभी बताया कि स्ट्रेस की वजह से वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है, हमारी ब्लड वेसल संकुचाती है और ब्लड फ्लो कम होता है, उसकी वजह से भी बच्चा भी एक स्ट्रेस में आ जाता है। अच्छा, मैंने आपको बोला था कि पेशेंट हमको फ़ोन करके बोलते हैं कि रात को हमको ज़्यादा घूमता है। तो एक तो आपने बोला कि पूरे दिन बिजी रहते हैं और रात को थोड़ा सा रिलेटिवली फ्री होते हैं, उसके अलावा कोई ऐसा टाइम ऑफ द डे है कि बच्चा सबसे मैक्सिमम घूमता है?
नहीं मेरे कुछ खाने से कोई रिलेशन है? किसका, जैसे ही आप अच्छा डाइट लेते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं, लंच लेते हैं, उसके बाद भी बच्चा ज़्यादा अच्छा घूमता है। और यहाँ पे रात का चीज़ एक और मैं बात बताऊंगी कि रात को कई बार बच्चा भी सो जाता है, तो उसकी भी स्लीप साइकिल होती है। इसलिए अगर दिन भर में अगर बच्चा अच्छे से घूम रहा है, 10 से 12 बार 15 बार घूम रहा है और अचानक से रात को नहीं घूम रहा है, तो आपको दौड़ के हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है। लेफ्ट लैटरल पोजीशन में सोना है और जैसे आपने अभी सारे स्टिमुलस वगैरह डिस्कस करे वो सब वो कर सकते हैं। अच्छा, कौन से महीने से एक माँ को अपने बच्चे का फीटल मूवमेंट का मॉनिटरिंग स्टार्ट करना चाहिए? चौथे महीने से, छठे महीने से, आठवें महीने से? वीक्स में बताइए। जी, चौथे महीने जैसे हमने बोला इसमें इसका फीटल मोमेंट्स महसूस होते ही नहीं है। कई बार क्या होता है कि उनको पेट में गुड़गुड़ होती है, शुरू में डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, गैस हो जाती है, तो वो सब कारण से कई बार गैस वगैरह उनको ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा घूम रहा है। क्योंकि कहीं सारी फीमेल्स आके बोलती कि अभी तो मेरा दूसरा ही महीना है, मुझे ऐसा लगता है बच्चा घूम रहा है, जबकि साइंटिफिकली बच्चा 5वें महीने के बाद ही घूमता है और 5वें महीने के बाद लगभग 20 वीक्स के बाद ही उनको ये महसूस होगा। और सबसे ज़्यादा फीटल मूवमेंट्स का जो सिग्निफिकेंस है वो हमारे लिए 32 टू 34 वीक्स के बाद ही है। और इसमें भी मैक्सिमम हमारी डिलीवरी की तारीख से 15 से 20 दिन पहले सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। तब हमको हफ्ते हफ्ते चेकअप के लिए बुलाते हैं और उनको बार बार बोलते हैं और पूछते भी हैं, और उनको एक डेली फीटल मोमेंट काउंट का हम चार्ट भी देते हैं कि जितने घंटे वो जाग रहे हैं, सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे या 9 बजे से रात के 9 बजे तक 12 घंटे वो अपने फीटल मूवमेंट्स को मॉनिटर करें और चार्ट करें कि उनको पॉइंट लगाए उस पर कि दिन भर में उनको 10 से 12 बार बच्चा घूम रहा है कि नहीं। और ऐसा बोला जाता है कि एक बार अगर 10 से 12 बार बच्चा घूम रहा है मतलब उनका बच्चा बराबर है, फीटल वेलबींग इज गुड। अगर वो 10 के बदले 9 बार बच्चा घूमा तो फिर क्या करना है? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स फंसी होते हैं Right. जब हम उनको चार्ट बोलते हैं कि सर मेरा तो ये आपने 10 बार बोला था, खाली 9 बार घुमा है, तो फिर क्या करें? देखिए यहाँ पे कोई भी प्रोटोकॉल को पकड़ के नहीं चलना है, आपको आइडिया आ जाएगा। मैं ऐसा भी नहीं बोलती हूँ घूमा और जाके आप उस पर डॉट लगा के आइए, चार्ट को भरिए। मैं एक अप्रॉक्सीमेट बात हो रही है, 8 से 12 में आपको 3-4 बार घुमा तो 3 डॉट लगा दीजिए, 12 से 5 में 4-5 बार घुमा। आपको अंदाज़ा रहता है कि आपको सिर्फ इस ये कहने का, ये चार्टिंग करने का मतलब ही ये है कि आपको ध्यान रखना है कि आपका बेबी घूम रहा है कि नहीं। और इसमें सिर्फ और सिर्फ माँ ही इसका जवाब दे सकती है। जो साथ में सासू होती है, मदर्स होती है, उनको कई बार मैं बोलती हूँ 9वें महीने में कि आप पूछते रहिए, उनसे पूछते रहिए बेटा तुम्हारा बच्चा घूम रहा है कि नहीं, ताकि उनको ये ध्यान रहे कि हमको ये मॉनिटरिंग करनी है। एवरेज 1 घंटे में एक बार बच्चा घूमे, मतलब अगर पेशेंट को ये समझाते चले बराबर है। वो भी चले क्योंकि 90 मिनट्स की स्लीप साइकिल भी है। मैं वही बोल रहा हूँ, कभी कभी 3 घंटे तक बच्चा नहीं घूमता है तो फिर पेशेंट्स लोग टेंशन में हमको फ़ोन करते हैं कि सर हमारा बच्चा हमने इतनी नहीं बड़ी घूमा। वीडियो में समझाया है कि अगर बच्चा कम घूम रहा है तो आप लेफ्ट साइड में होके सोइए और ये सब करिए, और अगर उसके बाद भी अगर आपको डाउट है तो आप चेकअप्स के लिए जा सकते अच्छा, ये बताओ कि बच्चा घूम रहा है तो खाली केक मारने को घूमना बोलेंगे या कोई अलग अलग प्रकार के मूवमेंट्स भी होते हैं? हैं। कई सारे के मूवमेंट्स होते हैं और कई बार वो देख भी पाते हैं। अगर रात को जब लेटे हैं, बिस्तर पे लेटे हुए हैं, तो सोमर सॉल्टिंग भी होती है, टर्न हो रहा है, टर्न हो रहा है, ट्विस्ट हो रहा है, रोल हो रहा है, फुट मूवमेंट्स मतलब लिम्ब मूवमेंट्स हो रहे हैं। आप क्या ऐड करेंगे? अच्छा, ये बताओ कि बच्चे ने एक हाथ मारा, एक पैर मारा, तो उसको एक मोमेंट गिनेंगे कि 2 मोमेंट गिनेंगे? साइंटिफिकली इसको हम लोग 2 मोमेंट अलग अलग गिनेंगे, एक हाथ मारा और एक पैर मारा। एक्चुअली ये जो बच्चे के मोमेंट का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि वो फिटल, जब हम लोग लास्ट टाइम पे बच्चे का फिटल वेलबिंग देख रहे होते हैं तो हम लोग एक फिटल टोन कैलकुलेट करते हैं। वो फिटल टोन क्या करता है, बच्चा ब्रेन को रेस्पॉन्ड कर पा रहा है कि नहीं, वो इम्पॉर्टेंट होता है। और फिटल टोन कम होने का मतलब है कि बच्चे को माँ से ब्लड सप्लाई कम मिल रहा है। अब चूँकि हम लोग अपना हर अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन में हम लोग डॉपलर सोनोग्राफी करते हैं, अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर, मिडल सेरिब्रल आर्टरी डॉपलर, इसलिए हमको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है। लेकिन अगर पेशेंट बहुत टाइम से चेकअप के लिए नहीं आया है तो उसको तुरंत चेकअप के लिए आना चाहिए और डॉपलर अल्ट्रासाउंड करना चाहिए। आप जो ये बात बोल रहे हैं ना फीटल टोन, एक्चुअली दिस इज़ अ बायोफिजिकल प्रोफाइल, BPP, जो मोस्टली जब हम सोनोग्राफी कर रहे होते हैं तब भी हम देखते हैं कि बच्चे के मूवमेंट्स कैसे हैं, ओवरऑल उसका रेस्पिरेशन कैसा है, ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है, कई सारे पैरामीटर्स डॉक्टर्स देख रहे होते हैं। बट ये थोड़ा सा वास्ट प्रोसीजर है, लंबा चलता है, इसलिए रूटीन में ये सब नहीं करा जाता है। लेकिन इसको हम जो बात कर रहे हैं वो फीटल वेलबिंग को दर्शाता है, एंड दिस इज़ कॉल्ड एज अ बायोफिजिकल प्रोफाइल। 2 आखिरी सवाल, अगर बच्चा ज़्यादा घूमता है तो क्या वो तकलीफ़ की चीज़ है या वो ठीक है?
कितने वीक्स पे घूमता है वो इम्पोर्टेंट है, अगर ज़्यादा घूम रहा है तो? नहीं, कोई भी अगर एबनॉर्मलिटी अगर आपको 9वें महीने पे लग रही है कि अचानक से बहुत ज़्यादा घूम रहा है या बहुत कम घूम रहा है, तो आप अपने ऑब्स्टेट्रिशियन डॉक्टर को ज़रूर बताइए, क्योंकि वो आपको फुल चेकअप करेंगे। उसमें खास तौर से एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, पानी का भाग बराबर है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर बराबर है कि नहीं, और सबसे इम्पॉर्टेंट डॉपलर पैरामीटर्स की जो हम बात करते हैं कि उसके बच्चे की ब्रेन की सप्लाई और अम्बिलिकल आर्टरी की सप्लाई बराबर है कि नहीं, वो हमको खास देखना पड़ता है। इसके अलावा हमारे पास एक नॉन स्ट्रेस टेस्ट होता है, जो सोनोग्राफी हो, और ये दोनों टेस्ट अलग अलग होते हैं। वो नॉन स्ट्रेस टेस्ट करके भी हम फीटल वेलबींग और ओवरऑल बच्चे की एक्टिविटी को असेस करते हैं। दो चीज़ें हैं, एक तो काउंट्स पे बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, हर एक बच्चे का एक यूनिक पैटर्न होता है, वो खाली माँ को पता चलेगा। अगर उस पैटर्न में अप्रिसिएबल चेंज आता है कि बच्चा पहले इतना घूमता था, अभी अगले पिछले 2 दिन से नहीं घूम रहा है, तो आप तुरंत डॉक्टर को मिलने के लिए आएँ। और दूसरा, जैसे सपना ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, NST। आधी रात को मेरे पास फ़ोन आता है कि सर हमको बच्चा नहीं घूम रहा है, तो मैं आधी रात को रेडियोलॉजिस्ट को बोल के डॉपलर सोनोग्राफी के लिए तो नहीं जाऊँगा। तो एक्यूट इवेंट के लिए हमको NST बहुत फ़ायदा करता है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट। अगर नॉन स्ट्रेस टेस्ट अगर अच्छी है, रिपोर्ट अच्छी है, तो वो एक रीअश्योरिंग चीज़ है कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लास्ट मंथ में, लास्ट वीक्स में बच्चे का मूवमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक लास्ट सवाल, बच्चा कम घूम रहा है, हमने बता दिया कि एक सरोगेट मार्कर है कि ओलिगोहाइड्रोमनियस, बच्चे के आजू बाजू पानी कम हो सकता है। तो हम लोग पेशेंट को बोलेंगे कि आप तुरंत रात को दौड़ के आ जाओ अगर बच्चा कम घूम रहा है, या आप अगले दिन सुबह आ सकते हैं। क्या करना चाहिए? देखिए, यहाँ पे हम 3 से 4 घंटे का खास बोलते हैं, और अगर बच्चा कम घूम रहा है, हम पहले ही बता देते हैं कि आपका पानी का भाग कम हो रहा है और हो सकता है आपको मोमेंट्स थोड़े कम महसूस हो, या फिर कई बार उनका ब्रीच प्रेजेंटेशन है जिसकी वजह से भी कई बार मोमेंट्स थोड़े कम महसूस होते हैं। तो ऑलरेडी पेशेंट को सब समझा दिया जाता है, और वो बार बार फ्रीक्वेंटली चेकअप्स के लिए आ ही रहे होते हैं। डॉपलर पैरामीटर्स भी हो रखे होते हैं, तो हमको रीअश्योर करते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम थिंग्स आर नॉर्मल। लेकिन 3 से 4 घंटे सलंग अगर उनको घूम नहीं रहा है, और हमने वीडियो में जैसे एक्सप्लेन करा है कि अगर बच्चा नहीं घूम रहा है, लेफ्ट लैटरल हो गए, कुछ खा लिया है, पी लिया है, तो फिर आपको तुरंत चेकअप के लिए आना चाहिए। और अगर नाइट टाइम में वो आते हैं तो हम NST यूज़ कर सकते हैं। हैंड डॉपलर्स होते हैं जिससे उनको बच्चे की धड़कन सुना सकते हैं, और मॉर्निंग में फिर हम उनका फुल चेकअप कर सकते हैं। सपोज़ मैंने पेशेंट को आज सुबह या कल सुबह देखा, और पेशेंट मेरे पास आज रात को फ़ोन करता है कि मेरे को बच्चा कम घूम रहा है, मेरे को पता है, मैंने उसका डॉपलर देखा था, डॉपलर नॉर्मल था, तो हम पेशेंट को फ़ोन पर रीअश्योर करेंगे कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉपलर की वैल्यूज़ 48 आवर्स तक, 72 आवर्स तक कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। फिर भी अगर पेशेंट ज़्यादा टेंशन करता है तो हम लोग बुला लेते हैं, हमको बोलते हैं कि हम लोग एक NST टेस्ट कर लेते हैं, और वो मोस्टली 99.9% केसेस में रीअश्योरिंग होती है। अगर NST ख़राब होती है तो हम कुछ आगे एक्शन ले सकते हैं। क्या कुछ दवाइयाँ हैं जिनके कारण बच्चा कम घूमता है, माँ को ऐसा परसीव हो? कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं? ये भी एक पॉइंट, बहुत बढ़िया पॉइंट है आपका, कि दवाइयाँ, मेडिसिन अगर उनको चल रही है, स्पेशली कई बार वो एंटी एंजाइटी पिल्स या सेडेटिव्स टाइप की कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं, तो उसके कारण बच्चा कम घूमता है। खास तौर से जो लंग मैच्योरिटी के जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं, कई बार जो बीटामिथासोन और डेक्सामिथासोन, इनको लगाने के 24 आवर्स के अंदर कई बार ऐसा देखने में आया है कि उनको फीटल मूवमेंट्स थोड़े से कम अश्योर, कम परसीव होते हैं, तो ये हो सकते हैं। ये थी हमारी फिटल मूवमेंट के ऊपर हमारी वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी, मैसेज करके प्लीज़ ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।